अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं सना करीम। नाजरीन, आज भी हमारे पास अहम तरीन खबरें हैं, अहम तरीन टॉपिक्स हैं और हमेशा की तरह वही बात कि इंतखाबात कब होने, इंतखाबात किस तरह से होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक अहम बयान भी सामने रखते हैं। वो ये है कि वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारा कोई राब्ता नहीं है, हम इस्टेब्लिशमेंट से बनाकर रखने के ख्वाहां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती नागुज़ीर, उसके बगैर अहम टास्क हासिल नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब से नए चीफ ने कमान संभाली है फ़र्क तो पड़ा है। तो इमरान खान को ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट मार्च या अप्रैल में इलेक्शन करवा देगी। देखना यह है कि क्या पीडीएम भी यही चाहती है। और ये सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है। दूसरा हम बात करेंगे कि इमरान खान पंजाब असेंबली तहलील पर अब भी उनको शकूक शुबहात हैं। उन्होंने कहा है कि हम 11 जनवरी से पहले ही एतमाद का वोट ले लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि परवेज़ इलाही असेंबलियाँ तोड़ देंगे। वो कहते हैं कि लगता है मार्च अप्रैल में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ का अदम एतमाद पर अक्सरियत का दावा भी किया जा रहा है उनकी जानिब से, और हमें देखना ये है कि क्या जो उनका दावा है वो हकीकत में होता भी है कामयाब या नहीं, या बाजी यहाँ पर पलट सकती है। और साथ ही नाजरीन, यहाँ पर हम ये बात करेंगे आज उनके ही एक अहम तरीन जो वो रहनुमा है, उन्होंने ये कहा है कि 70% जो आवाम है वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन फिल फॉर हो जाने चाहिए और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। लास्ट में नाजरीन हम बात करेंगे कि जो हमारा मुल्क है वो दहशतगर्दी की एक बार फिर से लपेट में है। जैसा कि इस्लामाबाद वाक़या, बन्नू वाक़या और चमन की सूरत हाल भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हाल ही में जो अफसोसनाक इंदोनाक वाक़या हुआ है जिसमें आर्मी के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग में कैप्टन समेत 5 जवानों ने जाम शहादत मादरे वतन पर जो नोश किया है, उसमें हमें ये देखना है कि बलूचिस्तान दहशतगर्दों के एक दफ़ा फिर से निशाने पर आ चुका है और सियासत से ज़्यादा क्या रियासत बचाने का अब वक्त आ गया है, और इस पर हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, वो कितने ज़्यादा संजीदा हैं। यही तमाम तर मौज़ूआत हमारे आज ज़ेर बहस होंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सज्जाद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ होंगे, सना मिर्ज़ा हमारे साथ होंगी, साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में, और शाहिद रिंद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगी सज्जाद मिर्ज़ा साहब का। सज्जाद मिर्ज़ा, क्या कहेंगे आपके इमरान खान को लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट मार्च अप्रैल में जो है इलेक्शन करवाने के लिए रजामंद है और वो करवा भी देगी? क्या पीडीएम भी हुकूमत ऐसा ही चाहती है? क्या उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे? जी सज्जाद मिर्ज़ा साहब। देखें, इमरान खान ये तो कहते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, ये भी कहते हैं कि शायद हालात बेहतर हो रहे हैं। अगर उनके एस्टेब्लिशमेंट से नहीं ताल्लुकात हैं तो उन्हें किसने बताया कि इलेक्शन मार्च या अप्रैल में हो जाएंगे? क्या कोई रूहानी ताकत है? वो इस पर यकीन रखते हैं, ईमान करते हैं? सदर साहब जो है वो जो इलेक्शन उनसे एक मुलाकात में जो उन्होंने बातें की हैं उस पर कहा गया है, अप्रैल मई का शायद जिक्र किया उन्होंने, यानी इस बात की कोशिश शायद की जा रही है कि अर्ली इलेक्शन हो जाए। और ये बात मैसेज कन्वे भी की जा रहा होगा, जब कन्वे किया जा रहा होगा तो ये पैगाम आया है, वरना कैसे हो सकते हैं मार्च में इलेक्शन? रोजों का महीना है, और अगर आज असेंबलियां टूटे तो 3 महीने के बाद अगर इलेक्शन कराए जाएंगे तो मार्च गुजर जाएगा। जब मार्च गुजर जाएगा तो वो रोजों का महीना होगा, और जब रोजों का महीना होगा तो वहां इलेक्शन तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसका मतलब है कि आप अप्रैल मई में इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे। पहले ये रोजों से पहले तवक्को कर रहे थे, अब उसके बाद तवक्को कर रहे हैं। ये सारे अंदाजे हैं। मैं सिर्फ इमरान खान से नहीं कह रहा, वो तो एक खास तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी मर्जी, उनकी ख्वाहिश, वो जिस तरह चाहते हैं करें। सब लोगों को से सोचने की बातें हैं कि मुल्क का हाल क्या बना हुआ है और हम इलाज क्या ढूंढ रहे हैं। हाल जो बना हुआ है मुल्क का वो देख रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत आपके सामने है, वो तीसरा सवाल आपने वही रखा हुआ है। मईशत की सूरत जो है वो आपके सामने है। अब हम कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो मईशत बदल जाएगी। कैसे बदलेगी मईशत? ये इलेक्शन का जमाना ही मईशत को जो 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 थोड़ी बहुत ही बची हुई है उसको भी तबाह करके रख देगा। हम क्यों पहले एक होकर इस बात पे सोचते नहीं है कि हमें किस तरह आगे चलना है? असेंबलियों से हम इस्तीफा देंगे, कौमी असेंबली से, वहां हम जाएंगे नहीं। वो कहते हैं स्पीकर बाहर जा रहे हैं। ये सारे जो लल्ले तलल्ले कर रहे हैं, इस कौम को जो फंसी हुई है, इस मुल्क जो मुश्किल हालात में है,
उसको और मुश्किलात में क्यों डाल रहे हैं आप? सही। क्यों मसले का हल नहीं ढूंढ पा रहे आप? सही। और ये जो सारी बातें हैं कि जो अगर इमरान आ जाएगा उसके पास कौन सी टीम है मईशत दानों की जो ठीक कर देंगे? हफीज शेख कर देंगे, शौकत कर देंगे, वो हमाद अजहर कर देंगे, या वो उनके चहेते जो असद उमर है वो कर देंगे? कौन कर देगा? देखिए आप फंसे हुए हैं, और जिस सूरत में फंसे हुए हैं ये किसी ना एक टीम के बस की बात है, ना किसी एक सियासतदान के बस की बात है। ये आपको मिलजुल के बैठकर इसका हल अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारी कमजोरी से फायदा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उठा रही है, हमें अफगानिस्तान में झोंक रखा है, हम फिर उस जो झगड़े में लूजर ही लूजर है, कुछ गेन नहीं कर रहे। हम कह रहे थे कि हमारी काम की हुकूमत आ गई, हम ये कर देंगे, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहां से अबले नहीं। हमारे तो रोज सिपाही मर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं, जियाले मर रहे हैं, ऐसा ही है। और दहशतगर्दी की वारदातें पूरे मुल्क में अब फैल गई हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम किन बहस में पड़े हुए हैं? परवेज इलाही ये करेंगे, फलां ये करेगा, इमरान ये करेगा, वो करेगा। अबे कोई सियासतदान है भी है कि नहीं है इनमें? जो सब अपने अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, सब कुर्सी पर बैठना चाहते हैं जी। और देखिए बड़ी सिंपल बात मैं कहता हूं, एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि सारे हालात को यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदार है। सही। मैं 70 साल की तारीख नहीं बताता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब से नवाज शरीफ को निकाला गया और उसके बाद नई सूरत पैदा हुई, इमरान खान को डेवलप किया गया, उसको लाया गया, फिर उसको निकाला गया, और निकालने के बाद सूरत को संभाला नहीं गया। सारी वो सूरत हाल है जो अब इस तरह छोड़ के वो भी नहीं जा सकते, ना सियासतदान जा सकती है, ना एस्टेब्लिशमेंट जा सकती है। अगर कहा जाए कि वो दरमियान में छोड़ के, मझदार में छोड़ के किश्ती को चली जाएगी, तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं करेगी। सबको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और मुल्क के हालात को बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए, अपने मफादात को तर्क करना चाहिए। बिल्कुल, अपने मफादात को बालातर रखते हुए मुल्क के बारे में सोचना। ये सना मिर्जा क्या कहेंगे? इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मार्च अप्रैल में इलेक्शन करवा रही है, क्या पीडीएम हुकूमत को भी यही लगता है? देखिए, असल में खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को रोजाना किसी न किसी बहाने कोट करते हैं। मीर साहब ने बड़ा अच्छा, उनका बड़ा मुफस्सिल तज्जिया था इस हवाले से कि हम सबको आखिर किस काम के ऊपर लगा दिया है। असल चीज ये है कि इलेक्शन शायद मार्च अप्रैल में खान साहब की ख्वाहिश जरूर हो सकते हैं, लेकिन हकीकती ग्राउंड्स के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता। और हम इस पर बारहा बात भी कर चुके हैं कि फाइनेंशियली ना तो इस वक्त पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको आज का शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट याद हो, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुझे पता होता कि इकोनॉमी की ये कंडीशन है तो शायद मैं कभी ओथ ही ना लेता, मैं कभी इस हुकूमत को संभालता ही नहीं। लेकिन खान साहब जाते जाते एक ऐसा कुआं खोद कर गए हैं जिसमें ये पूरी पीडीएम इस वक्त गिर चुकी है। जहां तक इलेक्शन की बात है कि मार्च अप्रैल में होंगे, खान साहब बारहा इसका इजहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद रमजान है और रमजान के बाद अगला बजट है, और बजट के बाद ऑब्वियसली चंद माह होंगे जिसके बाद हुकूमत की भी अपनी ये तरजीह है कि बजट के बाद हम इस हुकूमत से रुखसत हों और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आए और 3 महीने का टाइम चाहिए उसको भी, और उसके बाद इलेक्शन कॉल आउट हो। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में 2 बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सदर अलवी साहब जिन्होंने ये कहा कि खान साहब को पहले ये सोचना चाहिए कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। इसका मतलब ये कि खान साहब को वो हल्के तरीके से ये बात कन्वे कर रहे हैं कि खुदारा आप इस किस्म के बयानात ना दें। और उनका जो कल का स्टेटमेंट बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, तो वो बड़ा क्लियरली उनको ये कह रहे हैं कि खान साहब ऐसे स्टेटमेंट्स मत दें, ऐसा ना हो कि अक्टूबर में होने वाला इलेक्शन भी आपके हाथ से चला जाए। और खान साहब बार बार जो कोट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ये बात अपनी जगह, अलवी साहब भी सेकंड कर चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का दबाव एक हद तक अब भी मौजूद है। तो एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना कि जी हम न्यूट्रल हो चुके हैं, ये बारहा तकरीबन गलत साबित हो रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, आपने देखा कि किस तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि जी हम किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये इलेक्शन अगले बजट के बाद ही अनाउंस हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि खान साहब ने बार बार अपना प्रेशर बिल्डअप करना है, और अभी कुछ अर्से में आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के तवज्जुह से भी और मुख्तलिफ अदालतों से उनके खिलाफ फैसले भी आएंगे, और मुमकिन तौर पर ये लग रहा है कि वो नाअहल भी हो सकते हैं मुकम्मल तौर पर। तो वो ये जरूर चाहेंगे कि ऐसा कोई डिसीजन आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना वोट बैंक बरकरार रखे और वो वोट बैंक उनको वोट भी डाले। ठीक, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं बाय एंड लार्ज आई विल एग्री जो कि मोहतरम सज्जाद मीर साहब ने अभी फरमाया है, और फिर आपने भी एक 2 लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो जुमला कि सियासत नहीं रियासत को बचाओ। ये बात तो सही है कि जो आज की कुछ खबरें मैं देख रहा हूँ चैनल्स की, फिर हमारे 1-2 बड़े मोहतरम सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको हम अपना सियासी
गुरु भी समझते हैं लाहौर में, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले कि जनाब कुछ सैलरीज का इशू भी हो सकता है, पेंशन वाली पॉलिसी नहीं आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को फर्क किया जा रहा है। फिर इस किस्म तो लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर फील कर रही है कि शायद उनके पास अब वो रिसोर्सेज इतने फाइनेंशियल नहीं रहे कि वो ये तमाम चीज़ों को सपोर्ट करें गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा जो ख़राब खबर है वो ये कि अब IMF ने जो दिसंबर में जो फैसले करने थे, जो मीटिंग होनी थी, वो अब चली गई है जनवरी में। सही। जो हमने आपको बातें कही हैं रिफॉर्म्स करने की और स्टेप उठाने की, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की, बिजली गैस, ये तमाम चीजें, तो उनको आप इम्प्लीमेंट करें। अब पता नहीं गवर्नमेंट वो कर सकती है या नहीं, आवाम का रिएक्शन क्या होगा। तो बाकी सिचुएशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले देखिए इमरान खान साहब जो है ना, वो इस साल अर्ली इलेक्शन अक्टूबर में लेने में तो वो नाकाम हो गए, और डिस्पाइट उन्होंने इतना मोबिलाइजेशन की आवाम की और ये तमाम चीजें जो हमने 2022 में देखी हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल ठीक है, उनको ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स जो आती हैं उनमें भी आप एक ठहराव आना चाहिए, उनमें भी उनको सोचना चाहिए कि बार बार कुछ लोगों का नाम लेके डायरेक्टली उससे जो है ना हालात जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, खाम मिसअंडरस्टैंडिंग और ये बिटरनेस जो है ज्यादा क्रिएट होगी। तो इस वक्त एक हल है जो मुझे सामने नजर आ रहा है, और वो है ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन, और वो ये कि तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर, तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट, उनकी जो टॉप पोस्ट शख्सियात है, दे हैव टू सिट डाउन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। और ये ऊपर से ये दहशतगर्दी का मैं कहूँगा, आप इसको अजाब कहें या आप इसको मेनस कहें, या ये जो भी बाहर की कुव्वतें करा रही है, जिस तरह मीर साहब ने भी इंडिकेट किया कि पाकिस्तान में ये सियासी इंतशार और तमाम चीजों का फायदा उठाते हुए दुश्मन चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, जनाब उन्होंने तो फिर कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। तो बेहतर कि तमाम स्टेक होल्डर बैठ जाए बिल्कुल, और पाकिस्तान क्राइसिस से निकालने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान जो है, जिस तरह हमने सारे IPS के बाद तैयार किया था, ऐसा नेशनल एक्शन प्लान आना चाहिए जिसपे सब बैठे हो, इमरान खान भी उस पे बैठे हो, और उसमें फिर फैसला हो जाए कि जी ठीक है। आप सब देखें ना, मार्च अप्रैल में तो ये अपने सना मिर्जा साहब ने, अभी मिर्जा साहिबा ने सही फरमाया कि आगे आ रहा है मई जून में बजट, तो अप्रैल में आप इतना टाइट आप शेड्यूल देके अगर आप इलेक्शन हो भी जाते हैं, विच आई डोंट थिंक सो, PDM इलेक्शन के मूड में नजर नहीं आ रही है। उनको पता है कि इस वक्त इन हालात में, अगर एक और माशी हालात में अगर वो जाएंगे इलेक्शन में, तो सारी बात है उनको नुकसान तो बहुत होगा। तो वो तो चाहेंगे चलो बहुत नहीं तो अक्टूबर हो जाए, ताकि हम आईनी 5 साल करने एक जवाब बनता है कि करना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक दफा अगर अर्ली कराने भी है 2-3 महीने पहले, तो बजट हो जाए, बजट पेश कर दिया जाए, आप जुलाई में असेंबलियां तहलील कर दें, और जुलाई में फिर उसके बाद कोई आ गया जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में हो गया वो इलेक्शन आपके हो गए। वैसे आप करते तो अगस्त में करते तो अक्टूबर, तो जुलाई सितंबर में इलेक्शन आपके हो सकते हैं। लेकिन ये तब उस वक्त बात होगी जब ये मिलके बैठे, जब तक ये मिलके बैठेंगे नहीं तो ये मामला सेटल डाउन नहीं होंगे। मिल बैठने की मतलब जरूरत है। शाहिद रिंद साहब क्या कहेंगे? देखें, फारूक साहब ने जो बात की इस मिल बैठने के लिए, मेरा ख्याल है फारूक साहब को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो जाके खान साहब को मनाएं और वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठें। फिर रह गई बात अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की, तो लाजमी सी बात है जब नेशनल लीडरशिप बैठेगी तो मेरा ख्याल है अदलिया के सरबराह भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी जो सरबराहान है वो भी आके बैठ जाएंगे। लेकिन मेरी जाती राय में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब जो इस वक्त की हुकूमत है शहबाज शरीफ की, अगर खान साहब का रवैया यही रहता है तो वो बगैर खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के, चाहे वो अप्रैल हो या अक्टूबर हो, इंतखाबात में नहीं जाएंगे। उन्हें खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाना पड़ेगा, करवाने के बाद ही वो सांस लेके
इलेक्शन में जा सके। तो दीगर मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान भी हल्की हल्की मौसीकी में सुना रहे हैं कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी पे जा सकते हैं, पार्लियामान की मुद्दत 1 साल बढ़ाई जा सकती है, और मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी स्पेस मौजूद है। तो खान साहब ने अगर अपना बिहेवियर ना बदला तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ऑन कार्ड, पार्लियामेंट के 1 साल मुद्दत बढ़ने का मामला भी ऑन कार्ड्स है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट के पास बचेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त और जो भी बजट उन्होंने देना है IMF की शराइत मान कर देना है, तो उससे तो वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने जो एंगेजमेंट की पॉलिसी रखी थी कि वो एंगेज रखेंगे इस हुकूमत को और कोई काम नहीं करने देंगे, ये खान साहब के लिए बज़ाहिर तो गिमिक्स में ठीक लग रही है, लेकिन फ्यूचर के लिए खतरनाक है उनके लिए। सही, ठीक है। तो एक जानिब पे इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबते नहीं हैं, दूसरा वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है मार्च अप्रैल में जो है ये इलेक्शन भी करा लेगी। साथ ही यहाँ पर सवाल ये था कि क्या PDM हुकूमत भी यही समझती है, लेकिन जो माशी चैलेंजेस का सामना है नाजरीन, उसके बाद लगता तो यही कि हमारा मुल्क जल्द इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पंजाब असेंबली की तहलील पर चेयरमैन PTI इमरान खान को अब भी शकूक व शुबहात हैं। साथ ही वो कहते हैं कि 11 जनवरी से पहले जो है एतमाद का वोट भी ले लेंगे, और ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो असेंबलियाँ तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे। तो इसी पर बात करेंगे, सना मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सना मिर्ज़ा, ये शकूक व शुबहात कैसे हैं या किस किस्म के हैं? देखिए, वैसे इमरान खान साहब को मुश्किल ही मुझे लगता है कि शकूक व शुबहात होंगे। वो बड़े एक्यूरेट होते हैं अपनी पॉलिसीज में, और अगर आप उनका क्रिकेट करियर भी देखें तो उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन उनकी अहम चीज ये है कि वो सामने वाले को बताते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जहां तक शकूक व शुबहात की बात है, खान साहब मुझे लगता यह है कि लोगों को इस गेम में उलझाए रखना चाहते हैं कि वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, KP असेंबली भी डिसॉल्व कर देंगे, ताकि एक प्रेशर बिल्डअप हो और अगले इलेक्शन की डेट अनाउंस की जा सके। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप उनके इंतहादी परवेज इलाही साहब के उमूर देखें तो वो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। जो दरेशक साहब हैं, उसके बारे में आपको पता होगा कि कुछ रोज पहले उनका इस्तीफा कुछ हफ्तों पहले परवेज इलाही साहब ने मंजूर कर लिया था, क्योंकि उनकी तल्ख कलामी हुई थी। लेकिन हमने ये देखा कि उन्होंने परवेज इलाही साहब ने दरेशक साहब का इस्तीफा न सिर्फ मनसूख किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये तो मेरे लिए मोनिस इलाही जैसे हैं, क्योंकि यकीनन 11 जनवरी को अगर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो एक एक वोट जो है परवेज इलाही साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ इस वक्त नून लीग की कोशिश ये है कि एक प्लान की कामयाबी के बाद अगले स्टेप पर अब ये किया जाए कि परवेज इलाही साहब का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको कामयाब नहीं होने दिया जाए, ताकि कम से कम CM जरूर तब्दील हो लेकिन सेटअप बरकरार रहे। और इसके लिए शुजात साहब, जरदारी साहब और तरीन साहब की खिदमत ली जा रही है। ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ नताइज तो आएंगे, लेकिन अब देखना यह है कि जो 10 नंबर्स का वोट बैंक है वो किस तरीके से सस्टेन कर पाती है काफ लीग या फिर नहीं। लेकिन ये एक बड़ा इम्तिहान जरूर होगा परवेज इलाही साहब के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान साहब के जहन में कोई कंफ्यूजन है, उनके पास यकीनन अगले कुछ ना कुछ कार्ड्स होंगे कि अगर ये चीज कामयाब नहीं हो पाती तो कम से कम कौमी असेंबली का रास्ता खुला है। कौमी असेंबली में उनके मेंबरान ने जाके इस्तीफे मंजूर करवाने हैं, या फिर असेंबलियों में भी अगर बैठना है तो वो कोई ना कोई ऑप्शन अपने पास टेबल पर जरूर रखेंगे। ठीक, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब क्या कहेंगे? इमरान खान को अब भी पंजाब असेंबली की तहलील पर शकूक व शुबहात हैं? मुझे भी शकूक व शुबहात हैं। उसकी वजह यह है कि चौधरी जो है वो रवायती सियासतदान हैं और पॉलिटिकल स्कीमर्स हैं। बहुत बड़ी वो पॉलिटिकल, मैं ये लफ्ज मैनिपुलेटर तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो स्कीमिंग करने के माहिर। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आएगा, मुझे तो कुछ ये भी लग रहा है कि देखिए 186 के मेरे ख्याल उन्होंने PMLQ और PTI ने, लेकिन जो पाकिस्तान का कल्चर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ, पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है कि यहाँ पे MNAs हो, MPs हो, सॉरी मुझे कहना पड़ता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं आपके लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ, और ये PTI को शायद शॉक भी मिल जाए, क्योंकि देखे ना जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, पता नहीं उनकी क्या स्कीमिंग चल रही है। लाहौर में सिंध हाउस तो नहीं है, लेकिन लाहौर में बिलावल हाउस तो है, ये तो आपको पता है, ठीक है ना जी। और देयर इज एवरी चांस कि उस दिन पता लगे कि जी कोई बीमार हो गया है, कोई MPA जो है वो जनाब हॉस्पिटल एडमिट हो गया है, कोई कहेगा जी मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मैं लेट हो गया, कोई कहेगा जी मेरा मोबाइल खराब हो गया था, मैं भूल गया, ये है वो है। सो
इतनी क्लोज ये मार्जिन है कि जहां तक इमरान खान का अभी भी सोच ये है, उनके पास एक कार्ड अभी है, वो खेल सकते हैं। इवन इफ ही लूजेस द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पंजाब, ठीक है ना जी, बाय 1 or 2 3 4 वोट्स, तो व्हाट स्टॉप्स हिम कि वो एन मास रेजिग्नेशन करे फ्रॉम द पंजाब असेंबली और केपी को डिसॉल्व करे। नेशनल असेंबली में तो मेरे ख्याल कल परसों वो फिर जा रहे हैं स्पीकर के सामने, और फिर इसी तरह सिंध असेंबली में उनके 35-36 वोट हैं। तो एक एन मास रेजिग्नेशन का, अगर वो सिंसियर है, अगर वो उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया हुआ पूरी कौम को, अगर वो वाकई समझते हैं कि ये जमहूरी स्टेप है और वो ये लेंगे इन हालात में, तो फोर्स द गवर्नमेंट फॉर अर्ली इलेक्शन इन अप्रैल में जून जो भी है, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा। बट मुझे ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे मुझे शक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर उनको कोई नाअहल भी कर देते हैं, नाअहल भी अगर वो हो जाते हैं अगले चंद हफ्तों में, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी इलेक्शन होंगे उनका पीटीआई का जो सिंपैथी और पॉपुलर वोट होगा वो और कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, तो ये जो लोग समझ रहे हैं कि जिनको नाअहल कराएंगे तो जनाब वो पीटीआई में वो जो है स्टीम जो है वो निकल जाएगी और पीटीआई बिखर जाएगी। ऐसे नहीं होने लगा। सही। शाहिद रिंद साहब, क्या कहेंगे आप? सर, एक तरफ तो इमरान खान का ये भी बयान बहुत ज्यादा, जी 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 बात सुन ले, जी सर, मेरी बात सुन ले, एक मिनट मेरी बात क्विकली मैं कर। रिंद साहब ने कहा ना कि जी फिर मैं जाके इमरान खान से मिला लूं। देखिए जी, इमरान खान को मिले मुझे को 7-8 साल हो गए, लेकिन आज आपके लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूं कि अगर नहीं हो रहा तो फिर हम तैयार हैं, हम कुछ रिटायर्ड लोग, अगर हमें ऑथराइज किया जाए, सीनियर लोग, हम जाके फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान खान साहब से बात कर सकते हैं। सही, व्हाई नॉट, इट कैन बी डन। ठीक ठीक, सही। शाहिद रिंद साहब, क्या कहेंगे आप? तमाम तर सिनेरियो आपके सामने। देखें, इमरान खान साहब ने ना पंजाब की असेंबली तहलील करनी है, ना केपी की करनी है, और कौमी असेंबली से जो मास रेजिग्नेशंस की फारूक साहब बात कर रहे हैं, इतनी अखलाकी जुर्रत खान साहब के साबिक वफाकी वज़रा या MNAs में होती तो आज तक मिनिस्टर इनक्लेव के बंगले और फेडरल लॉजेस के फ्लैट्स उनके पोजीशन में ना होते। मॉरल ग्राउंड्स बहुत पॉलिटिक्स में लेने की बात होती है। खान साहब बातें तो करते हैं रियासत मदीना की, लेकिन अमल दरामद ना खान साहब करते हैं उस पर, ना खान साहब के अराकीन करते हैं। मास रेजिग्नेशंस के लिए खान साहब ने पिछली जुमेरात की डेट क्यों चेंज की? क्योंकि खान साहब पहले दिन से ये बात जानते हैं कि जब मास रेजिग्नेशंस के लिए असेंबली जाना पड़ेगा तो उनका नंबर गेम वो नहीं होगा जो उनका एग्जिस्ट करता है। केपीके की असेंबली की तहलील पे ना महमूद खान तैयार है, ना परवेज खटक तैयार है। वो कह रहे हैं पहले पंजाब करें फिर हम देखेंगे। देखें, खान साहब ने ये असेंबलियों की तहलील का मामला एक कार्ड के तौर पे खेला था। उन्हें ये लगा कि वो प्रेशर बढ़ाएंगे और प्रेशर के नतीजे में बातचीत होगी और बातचीत के नतीजे में उन्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट्स है इंतखाबात। इंतखाबात इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत के लिए खान साहब के मुतालबे पर अगर जाती है हुकूमत इंतखाबात में, तो मेरा ख्याल है खान साहब आने वाले दौर में पाकिस्तान के लिए जो है ना, वो जिसे कहते हैं रजब तैयब उर्दगान या फिर कोरिया के रशिया के प्यूटन की तरह होंगे, और ये सियासी खुदकुशी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। खान साहब को इस वक्त मेरे हिसाब से फेस सेविंग, हर बार वो एक नया यू टर्न लेके एक फेस सेविंग लेते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं है। वो क्रिकेट के फास्ट बॉलर की तरह समझते हैं कि वो फास्ट एक जाएंगे, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे, बैट्समैन को बाउंसर मारेंगे, या उसका सर फटेगा या वो विकेट पे गिर के हिट विकेट हो जाएगा। देखें, ये सियासत का मैदान है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है। यहाँ खान साहब की बॉल टेम्परिंग फिलहाल अभी तक, जो भी वो कह लें कि 22 साल का उनका तजुर्बा है, मुझे उनकी बॉल टेम्परिंग से भी बॉल स्विंग होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और रह गई बात एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट सना ने थोड़ी देर पहले बात की कि एस्टैब्लिशमेंट हमें जो है ना नजर आती है चीजों में। मैं अगर रोज सना को फोन करके तंग करूं, मेरा ये मसला हल करवा दें, कितने दिन तक सना मुझे समझाती रहेंगी कि नहीं जी मैं ये मसला हल नहीं कर सकती। तो खान साहब को 12 एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से एक ही गाना कोर्स में सुनाया जा रहा है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये बात अगर खान साहब को समझ नहीं आ रही तो मेरा ख्याल है ये खान साहब की गलती है, एस्टैब्लिशमेंट की नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट की नहीं। सज्जाद मीर साहब, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा जी, इसकी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। किस्सा ये है जनाब हजूर बात कि ना इमरान चाहते हैं असेंबलियां तोड़ना, ना परवेज इलाही चाहते हैं, और ना PDM चाहती है। और चौथी जो
कोना है हमारी इस पूरी सियासत का, इस पूरी सूरत हाल का, जिसका नाम ना लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं। और जिनसे कहते हैं इमरान का अब मेरा राब्ता नहीं है, वो भी नहीं चाहते। मुल्क की सूरत हाल शायद इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। और ये दुरुस्त बात है कि अगर इमरान अपनी बात पे डटे रहे तो उनको बहुत से नुकसानात उठाना पड़ेंगे। और वो लाड प्यार में जो कुछ मांगते रहे थे वो उनको नहीं मिल पाया और ना मिल पाएगा। ऐसा होता नहीं है कि आप सड़कों पर निकल आए और उसके नतीजे के तौर पर असेंबलियां टूट जाए। वो तो आप किसी के साथ मिलकर करते हैं जी। जहां आपको यकीन हो कि अंपायर की उंगली उठ जाएगी, जब आपको ये यकीन खत्म हो जाए कि अंपायर की उंगली नहीं उठेगी, तो आप किसी बहाने से अपनी सारी सरगर्मियां जो है उसका रुख मोड़ लेते हैं। इमरान अच्छी तरह समझ चुके हैं। और इमरान का सबसे बड़ा मसला कुछ लोगों की नज़र में ये है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई ना किया जाए या उन्हें जेल में ना डाला जाए। सही। वो जेल से खासे खौफजदा नजर आते हैं कुछ लोगों के ख्याल में। कि मैं नहीं बयान करता क्योंकि मैं कोई माहिर इमरानियात नहीं हूं कि मैं जानूं कि उनके मिजाज क्या है, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि इमरान खान का अगर कोई ये टारगेट है कि वो असेंबलियां तोड़ा देंगे, तो मेरे ख्याल में नहीं था। अगर होता तो वो एक हफ्ते की डेट ना देते। और इस दौरान में परवेज अलाई वो ज़ाहिर की सूरत में भी चाहते, वो ऐलान कर चुके हैं कि मेरा ख्वाहिश है कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हों। पीडीएम तो किसी सूरत में भी नहीं चाहती। और ये बात दुरुस्त है कि अगर इस पर इसरार किया गया तो सिर्फ उनकी नाअहली या दूसरी बातें, उसका नतीजा कुछ भी निकले, बल्कि इलेक्शन की डेट बढ़ने और मुल्क में माशी तौर पर जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल में यही रास्ता है जो शायद कोई अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। इमरान को तो मनाना बड़ा मुश्किल है कि मिलजुल के बैठ जाएं। फरूक हमीद साहब हमारे बड़े खुश फहम है इस लिहाज से कि अगर उनको मौका दिया जाए तो वो इमरान को मना सकते हैं। अगर को वो इमरान को मना सकते हैं तो वो बहुत सुपरमैन है, और ऐसे सुपरमैन को मैं सलाम करता हूं। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो गया है तो एफर्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। लेकिन मैं एक बात कह दूं क्विकली यहाँ पे और वो ये है कि जब मैं नेशनल रिकंसिलिएशन की बात करता हूँ तो मैं उसमें होना ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट के तमाम लोगों के केसेस जो है वो खत्म हो गए हैं, भाई ये तोशा खाना, ये टीरियन वाइट, डेरियन वाइट, ये तमाम इस किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो भी हैं, इनको खत्म करें ताकि फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पे अगर ये केसेस खत्म होते हैं तो फिर सब बैठ जाएंगे। जी, ब्रेक का वक्त हो गया सर, ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। और नाज़रीन, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बार फिर से हमारा मुल्क जो है दहशतगर्दों के निशाने पर है। गुज़िश्ता दिनों और हालिया होने वाले जो इंदोनाक वाक़े हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कैप्टन समेत 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। क्या ये कीमती जाने नहीं हैं? और इस तरह से होता रहा तो हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा? अब देखना यह है कि क्या सियासत से ज़्यादा रियासत बचाने का अब वक्त आ गया है? हुक्मरान क्या चाहते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले रुख करूँगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब का। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, जब मुल्क के अंदर एक दाखिली सियासी इंतशार हो और इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो दुश्मन जो है वो उससे फायदा उठाते हैं। खासकर वो दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लोग, जिसकी तरफ मीर साहब ने भी इशारा किया था, की कोशिश होती है कि जो वैसे ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारी हमारी इंटेग्रिटी और हमारी सिक्योरिटी के लिए, सालमियत के लिए वो थ्रेट है, फिर वो ऐसी कुव्वतें जो है वो हरकत में आ जाती हैं। और ये टीटीपी जो है ये अपने तौर पे, या BLA BRA बलूचिस्तान में, ये अपने तौर पे तो कर नहीं रहे। इनके पास अब हथियार लेटेस्ट जो आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो हथियार है जो अमेरिका छोड़ के गया। लेटेस्ट वेपन अफगानिस्तान से जब उनका पिछले साल इनखला हुआ था, और वो लेटेस्ट वेपन लेके हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं क्यों बैठ गई पिछले चंद महीनों में, फोकस कहीं और हो गया, जिसकी वजह से आप देखें कि इंडियन जो है वो वापस आ गए अफगानिस्तान में। उन्होंने वहां पे अपनी तो स्पेस मिल गई, उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, उन बेसिस को रीऑर्गेनाइज किया, और फिर उन्होंने इतनी उनमें जरूरत आ गई NTTP वाली की थी, जो एक जबरदस्त प्रोजेक्ट था पिछले दौर में। मैं समझता हूँ उन्होंने उस कई जगह पे उन्होंने किया है, और जिससे आप अंग्रेजी में कहते हैं दे आर पोरिंग इनटू पाकिस्तान। मतलब ये कि
चाहे वो ज़ोब हो, चाहे वो कोई और इलाके हो, अपना बलूचिस्तान के 9 धमाके कल एक दिन हो गए। केपी में, इस्लामाबाद में भी उनका एक खुद का हमला जो है वो हुआ, सुसाइड बॉम्बर जो है वो फाइनली वो कर नहीं सका, लेकिन बहरहाल वो पहुंच गया था इस्लामाबाद में। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इट इज अ चैलेंज टू द सिक्योरिटी एंड सालमियत ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त मुसल्लह फौज ये सिर्फ एक कैप्टन साहब नहीं है, ये 5 फौजी जवान जो कि शहीद हुए। ये तो कि पिछले चंद हफ्तों से काफी ऐसी केसेस हुए जहाँ पे मुसल्लह फौज के जो अफसर जवान है, हमारे पुलिस के एहलकार, केपी में खासकर पुलिस के एहलकार बलूचिस्तान में, वो भी जो है वो शहादत जो है वो उनको रुतबा मिल रहा है और वो पाकिस्तान के लिए वो दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं। अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है नालायक है, एहसान फरामोश है। वो उन्होंने कोशिश की होगी, पता नहीं हाफ हार्टेड, ये जो पिछले साल जो बातचीत हुई थी टीटीपी के साथ, सीज फायर भी महीना हुआ, फिर वो फेल हो गए। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, अफगान तालिबान को हमने गवर्नमेंट को एंगेजमेंट खत्म कर दी, पता नहीं क्या हुआ जब से ये गवर्नमेंट आई है। जिम्मेदारी तो इनकी बनती थी अलॉन्ग में कि वो आगे लीड लेते। गई है ना रुमानी खर साहिबा, लेकिन मेरे ख्याल उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो अब ये बड़ा चैलेंज बन गया फॉर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, फॉर द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। लीड लेनी है पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, उन्होंने पॉलिटिकली एंगेज करना अफगान तालिबान गवर्नमेंट को। और सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तो शहादत के लिए हाजिर है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं, वो तो लड़ते रहेंगे और शहीद होते रहेंगे। सही। शाहिद रिंद साहब क्या कहेंगे? देखें, बलूचिस्तान के पैराए में अगर हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में जैसे एक काइनेटिक और एक नॉन काइनेटिक एफर्ट्स जारी थी। नॉन काइनेटिक के साइड पे डेवलपमेंट और जो गवर्नेंस मॉडल है, वो बलूचिस्तान का जो इस वक्त का गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल है वो अगले 50 साल तक भी आप चला लें तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। चलें, बलूचिस्तान में तो बहुत सिविल गवर्नमेंट की हालत बुरी है, हम उस पर क्या बात करें। केपीके में जहां खान साहब कहते हैं उन्होंने पुलिस को स्ट्रेंथन किया, जहां जहां से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन क्लियर करके आबादी को सिविलियन इंतजामिया के हवाले कर रही हैं, वहां पे जो बैकलैश आ रहा है वो साबित कर रहा है कि केपीके की भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार नहीं है। बनू में जो कुछ हुआ वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सूबाई हुकूमत के मातहत है, उसके लिए ये चीजें हमें एस्टेब्लिश होती हैं, चाहे बलूचिस्तान हो या केपीके हो। वहां पर आप एक काइनेटिक एफर्ट करेंगे, लेकिन अगर एफर्ट जो है वो पूरी वेल के साथ नहीं की जाएगी तो ये 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। बलूचिस्तान का जो डेवलपमेंट मॉडल है, गवर्नेंस मॉडल है, उस पर पहले मैंने आपको बता दिया। ग्वादर में कई रोज से एक एहतजाज जारी था। मौलाना हिदायतुर रहमान के मुतालबात जायज हो नाजायज हो, उनकी ब्लैकमेलिंग ठीक हो या गलत हो, लेकिन जिस तरीके से 40 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 500 पुलिस एहलकार इस्तेमाल हुए और उसके बावजूद मौलाना हिदायतुर रहमान गिरफ्तार नहीं हो सके, ये बलूचिस्तान पुलिस की नाकामी है, ये जिले इंतजामिया की नाकामी है, इलाके से मुंतखब रुकन असेंबली की नाकामी है कि उनके हलके में इतने दिन से एहतजाज जारी है और वो गायब है। तो जब इस किस्म की सूरत-ए-हाल हम पैदा करते हैं तो चाहे वो बलूचिस्तान हो या केपीके हो, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स जब तक रहेंगे गवर्नेंस के लेवल पे, डेवलपमेंट मॉडल के लेवल पे, तो मेरा ख्याल है इसका फायदा बैरूनी दुनिया उठाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, सना मिर्जा क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी इस बारे में गुफ्तगू की है, लेकिन बात यह है कि हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं, क्या हमारी कोई पॉलिसी है, क्या हमारी किसी भी शोबे में कोई पॉलिसी है, और अगर कभी कोई पॉलिसी खुदा ना खास्ता बन भी जाती है, नेशनल एक्शन प्लान नामी एक मफरूजा जो कि कुछ अरसे पहले ईजाद हुआ था, तो उसके ऊपर अमल नहीं हो पाता। हमारी सारी जमातें कंसेंसस करती जरूर है, लेकिन सिर्फ अपने मफादात के लिए। एक ऐसे मुल्क में जहां पर एक विफाकी वजीर ये कहे कि जी टीटीपी के सर उठाने की जो वजह है वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान ने बहुत सी चीजें ठीक नहीं की, इसीलिए मुज़ाकरात के बारे में बात की, इसीलिए आज टीटीपी दोबारा हद से बाहर हो गई है। जिस मुल्क में एक सूबे का वज़ीर आला ये कहे कि जी सिक्योरिटी के हवाले से जो सना रवा हफ्ते की जिम्मेदारी है, तो इन तमाम सना मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, रवा हफ्ते अमन अमान का एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया है वज़ीर आज़म ने तमाम तरह इशू को डिस्कस करने के लिए, जिसमें अस्करी क़यादत भी होगी मौजूद।
देखिए, इजलास जरूर होना चाहिए और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब इजलासों के मामले में बड़े प्रोएक्टिव हैं, लेकिन बात यह है कि इस इजलास के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये देखा जाएगा कि टीटीपी ने जो जंग बंदी का मुआहदा खत्म हुआ है उसके बाद जिस तरीके से अटैक करने शुरू किए हैं और बताकर करने शुरू किए हैं और वो इस्लामाबाद तक भी पहुंच आए हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी पॉलिसी को प्रायोरिटी के ऊपर देखा जाए और यकीनन उसमें कुछ मेजर्स भी लिए जाएंगे। लेकिन ये बात इस वक्त बिल्कुल नविश्ता दीवार है कि ये अटैक्स इतनी जल्दी खत्म नहीं किए जा सकेंगे, रोके नहीं जा सकेंगे। आप आने वाले अगले 1 से 2 माह में देखेंगे कि इन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इनका इस मर्तबा जो निशाना है वो सिक्योरिटी फोर्सेज है। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि हम अवामी इज्तिमात को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हम सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट करेंगे, हम पुलिस वालों को टारगेट करेंगे, हम फौजी जवानों को टारगेट करेंगे और ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। आप केपीके में भी देख लें, आप बलूचिस्तान में भी देख लें और इसके अलावा मेजर सिटीज में भी देख लें। लेकिन इनका असल मकसद अब सिर्फ ये है कि जिन सिक्योरिटी इदारों ने हमें धोखा दिया या मुआहदों से पासदारी से हटे हैं उनके साथ हम अपना जो रिवेंज है वो लेंगे। लेकिन इस वक्त वफाकी हुकूमत को मेरा ख्याल है इंटरनल पॉलिसी के साथ एक्सटर्नल पॉलिसी को भी देखने की जरूरत है। अफगानिस्तान के बारे में बिलावल साहब ने सही कहा है कुछ रोज पहले कि हमें टीटीपी से मुतालिक भी और इस सिक्योरिटी से मुतालिक भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। हमें फौरी तौर पर इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए इससे पहले कि भारत और अफगानिस्तान का जो इंटरफेरेंस है या फिर उनकी सरजमीनों का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान के खिलाफ हद से बढ़ जाए। बिल्कुल बढ़ जाए। सज्जाद मीर साहब क्या कहेंगे? तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, मेरे साथियों ने बहुत अच्छी बातें हर एंगल से करनी है। एक चीज जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ इस डिस्कशन में ऐड करने के लिए वो ये है कि हमें सोचना चाहिए कि हमने अफगानिस्तान के हवाले से आज तक जो खारजा पॉलिसी इख्तियार कर रखी है और जिसके बारे में हाल ही में हमने ये कहा था, हाल ही से और 1-2 साल से 3 साल से ये कहना शुरू कर दिया जब तालिबान जीत गए, उसके बाद और भी इसरार किया था कि हम हाउस से ऑर्डर कर रहे हैं। वो माजी में तो हमने गलतियां की थी, अब हम ठीक कर रहे हैं। अब हम जो कुछ कर रहे हैं उसका खुलासा ये था कि हम अफगानिस्तान के मामला में या किसी दूसरे मुल्क के मामले में दखल नहीं देंगे और तो ये कर रहे थे कि वो हमारे मामला में दखल नहीं देंगे। फिर हमने इस बात का ऐलान कर दिया, तालिबान की जितनी हमने मदद करना थी वो हद से बढ़ के भी की, उनको तस्लीम नहीं किया लेकिन दुनिया भर में उनके एडवोकेट बन गए। हमने उनको इतनी मराहत तजारत में दे रखी है, हमारे डॉलर की कीमत की जो सूरत हाल है उससे बहुत हद अफगानिस्तान की ट्रांजिट रेट का है और हमारी गंदम वहां जा रही है। अब हमारे सरकारी तौर पर इसका इतराफ किया जा रहा है, अब कहा जा रहा है सिक्योरिटी सख्त की जा रही है, ये मामला किए जा रहे हैं। इतना कुछ करने के बावजूद हमें मालूम होता है, महसूस होता है कि शायद तालिबान की ये हुकूमत हमारे लिए एक दुश्मन हुकूमत है, दोस्त हुकूमत नहीं है। या शायद हम अब तक जो कुछ भी करते आए हैं, कह तो ये रहे हैं हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की प्रॉक्सी जंग जो है ना वो जारी रखे हुए हैं और उन्हीं के कहने पर उन्हीं के बंदे हमारे होटल में कैद, उन्हीं से बरात वेस्ट के बंदे या उनके फौजों जहां से हमारे होटल सारे बुक थे वो जाते थे, हमारे त्यारे काम करते थे, जान पे खेल के जाके वहां लोगों को उठा के लाते थे। हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्या हमने ये हाउस इन ऑर्डर कर ली है? ये हाउस इन ऑर्डर कि वो कुछ नहीं कर सकते, या वो नायल है या वो ये है कि वो खुश है, या ये है कि वो उनके हमारी साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है और वो यही कहते हैं कि जिस तरह हमारे लिए पाकिस्तान की हुकूमत इसी तरह है जिस तरह अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान के लिए हो सकती थी, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो ये सारी सूरत वो है जो एक तरफा नहीं है, सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। सपा ने बहुत कुर्बानियां दी, जवान बहुत शहीद हुए हैं, शहरी भी बहुत मारे गए हैं। अब इस मामले में कोई अच्छी एफर्ट, कुछ सोच समझ कर एक अमली तय होना चाहिए, वरना ये मसला आसानी से काबू में आने वाला नहीं। अच्छा सर, जिस तरह की सूरत हाल हुई है और एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाक़यात जो पेश हो रहे हैं और आ भी रहे हैं, हम सामने हम देख भी रहे हैं जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस तमाम तर सूरत हाल पर एक हंगामी इजलास तो बुला लिया गया है, देर आए खैर दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ पर अब तक जो सूरत हाल है उस पर नेक्टा को मेरे ख्याल से अब तक तो एक्टिव हो जाना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इस पर? मुझसे पूछा आपने? जी 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 सर, जी सर। बात यह है कि ये अब तक तो ये इजलास हो जाना चाहिए था, हमें रीथिंकिंग करनी चाहिए थी। सही। हम खैबर पख्तूनख्वा एक बार यहाँ बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुल्क में ये हालात बड़े ठीक है, एक ब्रीफिंग की, एक खास ग्रुप को हम भी शामिल थे उसमें, और लेकिन ये है कि बलूचिस्तान का जो मामला है तो ये तो अमन अमान का मामला है, जो सूबाई मसला है। मैंने उनसे अर्ज किया अमन अमान का मसला नहीं है, दहशत गर्दी का मसला है और दहशत गर्दी वफाकी मसला है। आप आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते। अब हमारा वफाकी मसला भी है
और हमारा सिक्योरिटी का मसला ये जो है, हमारी खारजा पॉलिसी का मसला भी है, और मुसल्लह अफवाज को इसमें मजीद इन्वॉल्व होने की अगर जरूरत है तो इसके लिए भी हमारी माशी पोजीशन का बहुत बेहतर होना जरूरी है। और अब हमें सोचना चाहिए, ये मीटिंग कर लें, मीटिंग करने के बाद तय कर लें, में पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये अब हद से बढ़ गई ये बात कि हम अफगानिस्तान पे बाढ़ लगाते हैं, जो कुछ कर हमारी सारी ये बात कर रहे हैं, ये कोई बात करने वाली नहीं है। हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी फौज, एटमी ताकत, और ये हाल कर दिया हमारा, और वो भी अफगानिस्तान, किसी और मुल्क ने। जी कुछ के बारे में कहते हैं दोस्तों के को जी सजाद सर, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। जी देखिए, आर्मी चीफ ने वजीरिस्तान के दौरे में इस अज़म का इजहार किया था कि हम इनके घर तक जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसका पाकिस्तान के अवाम सपोर्ट करेंगे अगर हम प्रोएक्टिव होके इनके जो मिलिटेंट्स की जो बेसिस अफगानिस्तान की सरजमीन पे हमारे बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुसल्लह फौज की, चाहे जो भी तरीका हो। तो ये अगर हम नहीं करेंगे और उनके इंतजार में रहेंगे और रिएक्टिव होंगे कि वो आएंगे, हमला करेंगे और फिर हम उसके जवाब देंगे, नहीं, लेट्स गो आफ्टर देम फर्मली और उनके तमाम बेसिस डिस्ट्रॉय करें। ठीक है सर, बिल्कुल एक स्ट्रांगली एक्शन लेने की ज़रूरत है और इस चीज़ को जो है डिले मजीद नहीं कर सकते। इसी पे हमारे सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। शुक्रिया आप सबका। तो नाज़रीन, देखना यह है कि मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है, और यही नहीं, मुल्क में दहशतगर्द अनासर जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारा मुल्क जो है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल फेस कर रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे हुक्मरान किस तरह से इस मुल्क को इन तमाम चीज़ों से बाहर निकालते हैं, देखना यही होगा। यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। कल दोबारा मुलाकात होगी, साथ रहिएगा।